हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड के दूसरे अध्याय नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित कहानी 20 के दांत के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इसका भाग 1, 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं। इसके भाग 3 में हमने पढ़ा कि एक सेन साहब के जो ड्राइवर हैं, उनके साथ एक औरत का जो झगड़ा हो रहा था, वो सिर्फ इस बात पर क्योंकि उस औरत के जो बेटे हैं, उसका नाम है मदन, उसने उनकी मिस्टर सेन की गाड़ी को हाथ लगाया था, सिर्फ छुआ था। इसलिए सेन साहब नाराज हो गए थे और उन्होंने उस औरत को डांटा भी और बहुत ही कठोर स्वर में कहा कि फिर देखना दोबारा ये ऐसा कुछ हरकत ना करे। और जब उनके खुद के बेटे ने उनके गाड़ी के जो पिछले जो दो बत्ती हैं, गाड़ी की जो लाइटें हैं, वो तोड़ दी, तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हालांकि ऐसा कहते हैं कि उनके बेटे को उसमें बहुत ही दिलचस्पी है, वो अभी से ही औजारों के बारे में जानना चाहता है और वो देखना चाहता है कि गाड़ी की जो वो लाइट है, बत्ती है, उसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा कहते हैं वो। और उनके दोस्तों की भी गाड़ी, जो मिस्टर सिंह है उनके दोस्त की गाड़ी की हवा भी उनके कासू बाबू, जो कि उनके बेटे का नाम है, मिस्टर सिंह के बेटे का नाम है कासू, उसने निकाल दी थी। तो उस पर भी वो कहते हैं वो बहुत शरारती हो गया है और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उनकर उनका कोई भी ऐसा क्रोध की भावना नहीं जगी उनके बेटे ने जब ऐसा कार्य किया। तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कि किस तरह वो एक गरीब लड़के पर चिल्लाते हैं और उसे कुछ भी नहीं समझते हैं, और अपने बेटे को सब कुछ समझते हैं और साथ साथ अपने बेटे को कोई भी हरकत करने पर उसे शरारती करार देकर बस उसे कहते हैं कि ऐसा तो ये बस अपनी ज्ञान के लिए ये ऐसा कर रहा है और ये सिर्फ देखना चाहता है क्योंकि ये इंजीनियर बनेगा, इसलिए ये ऐसा सब कर रहा है। तो ऐसी कुछ बातें मिस्टर सेन के विचार है, ऐसे विचार हैं। चलिए अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। मुखर्जी साहब भी उनके मित्र हैं मिस्टर सेन के, जिनकी गाड़ी सही है, ठीक ठाक है, और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलती बनी। और वो अपनी गाड़ी में अपने पत्रकार महोदय के जो परिवार थे, उनके जो बेटे थे, उसे लिया और वहां से वो निकल पड़े। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। और यहाँ पर अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कासू ने ये जो हरकत की है, जो कि गाड़ी की हवा निकालने की, वो तो उसने पहले से जान ली थी कि ये कैसे क्या करते हैं, और जैसे ही मौका मिला वो उसने ये शरारत कर दी। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। अब ये जो ख्याल है, ये सेन साहब का अपना ख्याल है। वो स्वयं सोचते हैं कि ये सब जो वो हरकतें कर रहा है उनका बेटा, इससे साफ उन्हें पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग में उसे बहुत दिलचस्पी है और कोई इंजीनियर ही बनेगा। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, रुखसत यानी वहां से चले नहीं गए। तब तक मिस्टर सिंह और मिस्टर सेन यही सब बेफालतू की बातें, इधर उधर की बातें कर रहे थे। सेन साहब अंदर लौटे तो डेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था
और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। सेन साहब जब अंदर आए, अपने घर जब आए, तो उन्होंने बेरा को, जो उनके घर में खाना वाना बनाता था, देखभाल करता था जो उनके आउट हाउस की, उससे कहा कि मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। मदन, जो कि वो लड़का है जिसने सेन साहब के मोटर गाड़ी को हाथ लगाया था, उसके पिता को लाने के लिए कहा। उसके जो पिता है गिरधर लाल, वो सेन साहब के ही फैक्ट्री में कार्य करते थे। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। और गिरधर लाल आकर ऐसे खड़े हैं सेन साहब के सामने, जैसे कि उन पर किसी ने खून का इल्जाम लगा दिया हो, और वो जज के सामने खड़े हैं। इतना वो डर रहे थे सेन साहब से। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। सेन साहब गिरधर से कह रहे हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, बहुत ही चंचल हो गया है, शौक यानी बहुत चंचल हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उस पर और भी झपटता रहा। यहाँ पर सेन साहब मदन की, मतलब उसने जो जो किया है, उसके शरारत को यहाँ पर वो बता रहे हैं उसके पिता को, कि मैं तो तुम्हारे और उसकी भलाई चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरी गाड़ी को गंदा भी किया और उसने मेरे ड्राइवर को मारा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब बता रहे हैं गिरधर लाल को कि तुम्हारा लड़का बहुत चंचल हो गया है, और उसने जो हरकत की है, ऐसी हरकत वो करता रहा तो इस तरह से वो आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा ऐसा कुछ बन जाएगा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। वो करता भी क्या, गिरधर लाल एक गरीब आदमी है और ऊपर से सेन साहब की ही फैक्ट्री में कार्य करता है। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। फिर सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, तुमको तो पता ही है कि ऐसे बच्चे की क्या हालत होती है, उनका भविष्य कैसा होता है, इसीलिए अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करो, और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर में आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। और उसी रात, जिस रात गिरधर लाल को इतना कुछ कहा सेन साहब ने, उसी रात गिरधर लाल अपने बेटे मदन को मार भी रहे थे, और मदन इतनी जोरों से चिल्ला रहा था कि सेनों का जो आरामदेह शयनगार है, उनका जो आराम करने का जो कमरा है, जहाँ पर वो सोते हैं, उन वहां तक पूरी आवाज गूंज गई मदन की। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, और उनके आराम में खलल पड़ गई, विघ्न पड़ गया। जब मदन ऐसे जोरों जोरों से चिल्ला रहा था, उनकी नींद खुल गई, और तभी सेन साहब ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, अपनी मिसेस सेन से कहा कि गिरधर तो समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए।
और कहते हैं मिस्टर सेन कि मदन ने जो किया उसके लिए उसकी यही दवा है। मतलब उसके जो पिताजी उसे मार रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मदन ने जो किया है उसे ऐसी मार ही पड़नी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं तो उसकी खाली उधेड़ दूं। और गिरधर कह रहे हैं कि अगर गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई रखी, मतलब ऐसे ही अपने बच्चे को मार पीट कर अगर समझाता रहा तो वो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। और ये जो कहावत है, इंग्लिश में ये कहावत कही उन्होंने, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि बच्चे को बख्श दो और डंडा खराब करो। ऐसा यहाँ पर कहा उन्होंने। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींचा रही थी। और उनकी जो मिसेस सेन है उनकी नींद तो अब उचट गई है, चली गई है, इसलिए। और मदन जो चिल्ला रहा था उसकी वजह से नहीं, अपनी अपने पत्नी की, अपने पति की जो बकबक है, वो इतनी जो बकबक कर रहे हैं मदन को लेकर, उस पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। और लेकिन फिर भी वो, उनकी भी जो खड़ी खोटी है वो भी मदन के लिए ही उन्होंने कहा कि कमबख्त, कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कितनी ओछी यहाँ पर उनकी भाषा दिखाई गई है कि ऐसा कह रहे हैं कि कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, एक गरीब आदमी है इसलिए इस तरह से उसे संबोधित कर रही हैं, ऐसा कह रही हैं उन्हें। खोखा की बराबरी करता फिरता है, और कहती हैं कि खोखा से वो बराबरी क्या करेगा, खोखा से बराबरी करता फिरता है सब समय। मदन का आर्तरुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंची थी। और उसकी जो सांस है रोते रोते वो रुक गई थी, लेकिन खैरियत थी कि उसकी जो सिसकियां हैं, जब ज्यादा रोते हैं बच्चे तो एक तरह की सिसकियां होती हैं उनके अंदर से एकदम निकलती हैं, उससे शयानगार तक वो नहीं पहुंच रही थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया था। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगले बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। और लेकिन दूसरे दिन, उस घटना के दूसरे दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त उनका जो मिस्टर सेन का जो बेटा है वो खेलते खेलते बंगले की अहाते यानी कि जो उनके आंगन की बगल वाली गली है वहां तक वो जा पहुंचा। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। और वहां पर देखा मदन ने, ये खोखा ने, कि धूल मिट्टी में मदन अपने पड़ोसियों के आवारा गर्द जो गली के जो उसके मित्र हैं उनके साथ वो लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी बात तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। वो खोखा तो आखिर है तो एक बच्चा ही, हम उम्र है मदन का। और जब उसने उन लोगों को खेलते हुए देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि मैं भी अब इनके साथ खेलूंगा। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। लेकिन खोखा तो है एक बड़े अमीर बाप का ही बेटा ना, और उसके पिता की आदत है उसमें। वहां पर वो लट्टू खेलने के लिए तो नहीं गया, लेकिन वो उन लोगों से बहुत ही रौब के साथ बोलता है कि मुझे लट्टू दो, मैं भी खेलूंगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और दूसरे जो लड़के हैं, मदन को छोड़ के जो दूसरे लड़के हैं, उससे खोखा
खोखा की कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, और वो खोखा को अपनी टीम में ले न ले इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं था। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। लेकिन जो मदन है वो अपनी टीम का लीडर है, और उसे उसके पिता ने जो अपमान किया था, उसके जो धिक्कारा था उसने, तो वो अब कुछ और ही सोच रहा है। देखिए वो क्या करना चाहता है। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। और मदन ने फट से उसे जवाब दिया, फटकारा खोखा को कि तू यहाँ से भाग जा, तू बड़ा लट्टू खेलने वाला आया है, लट्टू के जैसा ही है, और यहाँ जा अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ। ऐसा कहा मदन ने। कासू तैस में आ गया, और मिस्टर सेन का जो बेटा है कासू, वो अब गुस्से में आ गया, थोड़ा रुआब में आ गया। वो वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई छू कर दे, कुछ कर दे। और जो खोखा उसकी उम्र थी 5 साल, लेकिन वो इसी उम्र में अपनी बहनों पर भी हाथ चला देता था, मतलब अपनी बहनों को भी मारता था, और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उसे छू दे। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने ना इधर देखा ना उधर, मदन को एक घूसा लगा दिया, और मदन को एक घूसा मारा कासू ने। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा, और जो कि खोखा के जो कासू के पिताजी हैं मिस्टर सेन, उन्होंने ही कहा था कि मदन एक चोर डाकू गुंडा है, तो वो भी अब कहाँ मानने वाला था। उसने भी कासू को एक जोर से घूसा मारा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे। उसके जो मित्र थे वो वहीं पर खड़े होकर युद्ध देख रहे हैं, यानी कि उन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गले के कुत्ते की लड़ाई थी। लेकिन यह जो लड़ाई संबोधित की गई यहाँ पर, वो एक हड्डी हड्डी और मांस की, बंगले के जो पिल्ले यानी कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, वो जैसे लड़ाई करते हैं हड्डी और मांस के लिए, एक वैसी लड़ाई थी। यहाँ एक लड्डू नचाने के लिए ऐसी लड़ाई होती। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू कह रहे हैं उसके आंगन में अगर यह लड़ाई हुई होती तो कासू शेर होता है, और कासू के आंगन में अगर यह लड़ाई हुई रहती तो शेर होता। और हालांकि ये लड़ाई अभी मदन के मोहल्ले में हो रही है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। अक्सर देखा जाता है जो बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं उनसे बड़े लोग भी जीतते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है जब गरीब लोग उसका बड़े लोगों का साथ दें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर और जो बच्चे थे, उस मदन के जो मित्र थे, वो बस देख रहे थे। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। लेकिन उन्होंने अपने वो जो उनका जो लीडर मदन है उसकी भी मदद नहीं की, और उस जो बड़े लोग का जो उनके मालिक का जो बेटा था उसकी भी मदद नहीं की। यहाँ पर बस वो लड़ाई देख रहे थे। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए, और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तुरंत ही वहां से सब इधर उधर चले गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। मदन घर नहीं आया था अब तक, लेकिन वो कहाँ जाता। आखिर तो उसे घर जाना ही था। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा।
रात के 8-9 बज गए और उस समय तक मदन इधर उधर ही फिर रहा था। मतलब उसे घर आने में डर लग रही है कि उसने बहुत लड़ाई की है, अब घर जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, ऐसा वो सोचकर इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जब भूख लगी तो वह धीरे से अपने घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था? उसे मार खाने में कोई भी डर नहीं था, भय नहीं था, लेकिन उसे डर था कि मार तो पड़ती है, लेकिन आज जो मैंने बदमाशी की है उसके लिए तो मुझे और भी ज्यादा बुरी मार पड़ने वाली है। लेकिन और कुछ उपाय था भी नहीं, उसे घर आना ही है। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। जब वो रसोई घर में घुसा तब उसने माँ को नहीं देखा, उसकी माँ थी नहीं वहां पर। बगल के जो कमरे हैं जहां पर सोते हैं वो, वहां से उसके माँ पिताजी जो बात कर रहे थे उसकी कुछ आवाजें आ रही थी उसे। और तब तक उसने इत्मीनान से शांति से खाना खा लिया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। और फिर वो अपने माँ पिताजी की बात सुन रहा था खड़ा होकर। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। और जब वह बातें सुन रहा था मदन अपने पिताजी की और माँ की, तब उसके पिताजी जो चिल्ला नहीं रहे थे, उसे ताज्जुब हुआ कि आज तो मैं इतना लड़ाई करके आया हूँ, क्या मेरे पिताजी के कानों तक ये बात पहुंची नहीं है अभी तक? वो चिल्ला नहीं रहे हैं। और कुछ बात उसकी अम्मा ने पूछी, उसकी माँ ने पूछी उसके पिताजी से, वो सुन नहीं पाया। लेकिन उसके पिताजी ने जब चिल्लाकर कहा कि उसके मालिक ने उसे कहा है अपनी तनख्वाह ले जाना और मकान छोड़ देना, ये बात उसने सुनी। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। लेकिन मदन को लगा कि यहाँ पर मेरी तो कोई बात नहीं हो रही है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वहां से चलता बना। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। और फिर वह धीरे धीरे, दबे पांव यानी बहुत ही धीरे धीरे, चुपके से बरामदे में रखी चारपाई की तरफ, बरामदे में जो की चारपाई जिसे हम खटिया बोलते हैं, उसकी तरफ वो सोने के लिए चला गया। तो अंधेरा है, उसे दिखा नहीं और उसका पैर लोटे से टकरा गया। और लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। और लोटे की जो आवाज हुई वो सुनकर उसके पिताजी बाहर निकल आए। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई, मदन की अम्मा यानी उसकी माँ। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। और मदन चौंक कर घूम गया कि अब तो मुझे मार पड़ेगी ही, और इसलिए वो अब मार खाने के लिए तैयार है। और बोल आज छाती को अपने हाथों से बांधकर यानी एकदम ऐसे करके वो खड़ा हो गया है कि अब तो मुझे मार पड़ेगी। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। मदन तो अक्सर ही अपने पिता के हाथों मार खाता था, बहुत मार खाता था, रोता भी था, लेकिन बहादुर था मदन। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। और गिरधर जो उसके पिताजी थे, बहुत ही शांत स्वभाव से, दर्दमयी एक उनके जो घटना हुई थी उससे वो बहुत ही शांत स्वभाव से मदन की ओर बढ़े। मदन ने अपने दांत भींच लिए
मतलब मदन को लगा जैसे कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, वो ऐसे करके हटा। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह ठिठक गया, और गिरधर जब मदन के एकदम पास आ गए तब अचानक से वह सहमता गया, ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। मदन तो सोच रहा था कि उसे उसके पिताजी से मार पड़ने वाली है, लेकिन उसके पिताजी ने उसे गोद में उठा लिया। और उनके पिताजी के आंखों में बिल्कुल गुस्सा नहीं था अपने बेटे के लिए। यह देखकर मदन हक्का बक्का रह गया। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। मदन को ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उसके पिताजी ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था, क्योंकि मदन को इतना शरारती था मदन की उसे अपने पिताजी से डांट फटकारा और मार पड़ती थी। और इस तरह से प्यार जब उसके पिताजी ने किया तब वो बहुत खुश हुआ। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ भी हो तो गिरधर बहुत ही उल्लास और गर्व, बेपरवाही के साथ, मतलब उसे अब कोई डर नहीं है और उसे अपने बच्चे पर नाज है। इस तरह से वो बोल उठा अपने बेटे को, जो कि क्योंकि गिरधर को उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया था। और अपने बेटे को उसने कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ 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 हाँ। और इस तरह से हंस पड़े उसके पिताजी और कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने कि खोखा के जो मार उसने जो लड़ाई हुई थी उसमें खोखा के उसने दो दो दांत तोड़ डाले। और कह रहे कि एक तेरा बाप है जो आवाज ऊंची करके अपने मालिक से बात नहीं कर सकता है, इतना जो डरा सहमा रहता है। लेकिन तू मेरा बेटा तो बहुत ही हिम्मत वाला निकला, और मेरे ही मालिक के बेटे का तूने ये हाल किया। तो इस तरह से उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा नहीं आया और वो अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि आ, उनके गिरधर लाल के बेटे मदन को मिस्टर सेन ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी और उसे गुंडा चोर बदमाश भी कहा था। इसलिए उसके पिताजी नाराज भी थे, गिरधर लाल नाराज भी थे। और आज ये सब घटनाएं घटने के बाद उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है। अब वो अपने बेटे को शाबाशी दे रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अ, मैं आशा करती हूँ बहुत मनोरंजक लगी होगी आप लोगों को। और इस कहानी को आप लोग घर में और भी अच्छे से पढ़िएगा। और आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी के कुल 4 भाग हुए और चारों भाग हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम अगली अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।